आइए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान इतिहास चला रहे हैं। राजस्थान इतिहास में अजमेर के चौहान अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे रणथंभौर के चौहान। क्या करेंगे? रणथंभौर के चौहान। इससे पहले हमने कहा था कि अजमेर के चौहान जितने कितने भी है ना, एक दो को छोड़ दो, बाकी सब जो भी है उनके कार्यकाल आपको याद रखना है अजमेर का। जैसे पृथ्वीराज चौहान हुआ, सोमेश्वर चौहान हुआ, अर्णोराज हुआ, अजयराज जी हुआ, तो इनके कार्यकाल को क्या करना है? याद करना है। एक बार कोशिश करते हैं याद करने की। और लास्ट राजा अपन ने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो उसकी एक दो बातें हैं, जैसे कि उन्होंने बिशलपुर टोंक, जो बिशलपुर बांध है टोंक में, उसके पास में एक महादेव जी का मंदिर का निर्माण करवाया। और दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया। घोड़े का नाम नाट्यरंबा। ये अपन जब इनके कार्यकाल लिखेंगे उसके पास में लिख देंगे। हाँ, अपन एक बार रफली अजमेर के चौहान क्या लिख रहे हैं? अजमेर के चौहान, इनको याद करना है ना, इनके कार्यकाल को। तो सबसे पहले अजमेर में कौन आता है? अजयराज जी। अजयराज चौहान, अजयराज चौहान, सन ऑफ पृथ्वीराज चौहान प्रथम, फर्स्ट, है ना। इनका कार्यकाल यहां लिखते हैं। इनका कार्यकाल होता है 1100 लेके 1105 से 1130। राजा का कार्यकाल है ना, ये 1105 में राजा सांबर में बन जाते हैं अजयराज जी। लेकिन अजमेर आते हैं ना जब 1113 ईस्वी होती है, 1113 से 1100 ये अजमेर का कार्यकाल पूछे जब ये। लेकिन 1105 में वहां राजा बन चुके थे सांबर में, है ना। तो वैसे अपने को इंपोर्टेंट ये याद रखना, ऑप्शन में यही मिलेगा आपको कि अगर पूछेगा ना अजयराज जी का कार्यकाल, तो 1113 से लेके 1130 ईस्वी। इनके बाद इनका बेटा आता है अन्ना जी, जिसे अपन बोलते हैं अर्णोराज चौहान। सनोक में इनका बेटा ही है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अर्णोराज जी इनके बेटे अजयराज जी के। इनका कार्यकाल क्या होता है? 1130 से लेके 1155 ईस्वी। वैसे देखें तो 1133 में इनका राज्य तिलक होता है राजा का, है ना। राजा घोषित तो 30 में हो जाते हैं, लेकिन राज्याभिषेक कब होता है? 33 में। क्योंकि ये जो अजयराज जी है ना, 1130 में राज गद्दी को छोड़ते हैं और 3 साल के लिए पुष्कर में जाके रहते हैं। यानी जो 3 साल था 1130 के बाद 33 तक, वहां तक ये राजा की गद्दी पे नहीं बैठे थे अर्णोराज जी। कार्यकाल पूछे तो 1130 से 55, राज तिलक 1133। इनके बाद आता है इनका बेटा अर्णोराज जी का जग्गा डाकू जगदेव चौहान, जिसे अपन बोलते हैं पितरंता। चौहानों में पितरंता पूछे तो कौन है? जगदेव चौहान, है ना, जिन्होंने अर्णोराज यानी अपने पिता की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इनका कार्यकाल आता है 1155 से लेके 1158 ईस्वी तक, है ना। इनके बाद आते हैं इनके भाई जगदेव जी के भाई अर्णोराज जी के बेटे। जगदेव के बाद आता है बिसलदेव। यह इन्हीं का नाम आता है कहीं कहीं विग्रह राज फोर्थ या चतुर्थ, है ना। इनका कार्यकाल होता है 1158 से लेके 1163, यानी 5 साल का कार्यकाल होता है। किनका? बिसलदेव जी का। अजयराज जी ने क्या की? अजमेर में स्थापना की। अपन किसका? अजमेर का कर रहे हैं उनको। तो अजमेर का अपने लिख लिया 1113 से लेके 1130 अजयराज जी। इनके बाद इनके बेटे आते हैं अर्णोराज जी। अर्णोराज जी का होता है 1130 से 1155। अर्णोराज जी के बेटे आते हैं जगदेव जी, यानी जग्गा डाकू, 1155 से लेके 1158। इनके बाद ये जो बिसलदेव है, ये जगदेव जी के बेटे नहीं, इनके भाई है। बेटे किनके? अर्णोराज जी के। अपन ने नॉर्मल क्लास में देखा था अर्णोराज जी की 2 पत्नियां होती है, 2 से पुत्र थे। जैसे बिसलदेव था, जगदेव था और सोमेश्वर थे, तो वो चीज अलग है ना। अब बिसलदेव के बाद आता है इनका बेटा अपर गांगे, या कई कई नाम मिलता है अपरंग राय, अपर गांगे या अपरंग राय, जो किनके बेटे हैं? बिसलदेव जी के। अभी मैं यहाँ एरो करके बेटे दादा सब लिख दूंगा ना। इनका कार्यकाल आता है 1163 ईस्वी से लेके 1165 ईस्वी तक, यानी 63 से 65। अपर गांगे को परेशान करेगा पृथ्वीराज चौहान सेकंड। कौन करेंगे? पृथ्वीराज चौहान सेकंड। ये कहेगा इनको कि बाप होता है अपर गांगे को, क्योंकि अभी देखते हैं ये किनका बेटा है ना। 1165 से लेके 1169 ईस्वी तक कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान सेकंड।
इनके बाद आता है अपने सोमेश्वर जी। कौन होते हैं? सोमेश्वर जी, जिनका लालन पालन कहाँ होता है? गुजरात में। तो 1169 से लेके 1177 ईस्वी तक कौन रहता है? सोमेश्वर जी। इनके बाद आता है अपने धुआंधार और खतरनाक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनका कार्यकाल होता है 1177 से 1192 ईस्वी। ठीक है, एक बार इसको देखो तो इंक डाल लेते हैं। ठीक है, एक बार इनको देख लेते हैं, शायद ये दिख नहीं रहा है आपको। 1177 से 1192, थोड़ा सा ऊपर लिख दे। 1177 से 1192। ठीक है, कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो अपने धुआंधार और खतरनाक राजा है ना। यानी इतने राजा है, इनमें से कुछ कुछ राजा है जिनका एक बार स्टार लगा देता हूँ, वो कार्यकाल आपको याद रखना। अजयराज का इतना इंपोर्टेंट नहीं है। अर्णोराज, बीसल देव, कितने? 4 लगाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 राजा में से 4 लगाए, 4 छोटे, है ना। वैसे याद पूरा करवा दूंगा आपको, नो टेंशन हो। स्टार की कोई वैसे मत रखना है कि सर ने स्टार लगाया तो यही याद करें, सारों को याद करेंगे अपन, है ना। इसको हटा देते हैं। अजयराज चौहान एक बार देख लो। अजयराज चौहान कहां से आते हैं? सांबर से। इनके पिता का नाम पृथ्वीराज चौहान प्रथम, एक पृथ्वीराज चौहान सेकंड, ये रहा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ये रहे। ठीक है, तो तीनों पृथ्वीराज फर्स्ट सेकंड थर्ड को लगता है कि इसी नाम का राजा अगर पहले हुआ है तो वो पहला कहलाएगा, उसके बाद अगर दूसरा है तो सेकंड। देखो पृथ्वीराज चौहान पहले थे तो 1 2 और 3। एक चीज और बता दूं, ये उसी राजवंश में होगा। जैसे चौहान पृथ्वीराज चौहान प्रथम है, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। अभी जैसे एक पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज अपने सिसोदिया है, उनको उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, तो उनके आगे फर्स्ट सेकंड नहीं लगता है ना। तो ये उसी कुल के लगेंगे, जैसे अभी चौहान राजवंश है तो उन्हीं में, है ना। तो अजयराज जी कहां से आते हैं? सांबर से। तो अजमेर की स्थापना कब करते हैं? 1113 ईस्वी में। 1130 ईस्वी तक ये राज करते हैं। 33 तक इनका क्या रहता है? जैसे सिंहासन पे बैठते नहीं है 33 तक, लेकिन 33 तक जीवित रहते हैं। 30 में कौन बनते हैं? अपने अर्णोराज जी। एक बार उधर लिखता हूं, दिख रहा है यहाँ पे? छोड़ो, शॉर्टली लिखता हूं ना। 1113 से लेके 1130। ठीक है, अर्णोराज जी आते हैं 1130 से 1155। जगदेव जी आते हैं 55 से लेके और 1158। तीन साल के लिए रहते हैं ना। फिर बिशन देव जी आते हैं 1158 से लेके 1163, 5 साल का कार्यकाल। फिर आता है 1163 से 1165, जो प्रगांगे जी रहेंगे, इनके बेटे है ना बिशन देव जी के। फिर आता है 1165 से लेके और 1169 सोमेश्वर जी आते हैं अपने 1169 से 1177, 1177 से 1192। ये कार्यकाल है राजाओं का, है ना। इनको एक बार देखते हैं कि कितने साल याद करने का तरीका है ना। अब एक चीज इधर देख लो कि जो इनके पिताजी थे अजयराज जी के, वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान प्रथम। अर्णोराज जी के पिता कौन? यानी ये रिश्ते में क्या लगा? बेटा किनका? अजयराज जी का बेटा कौन? अर्णोराज, इनका बेटा। ठीक है, लेकिन बिशनदेव इनका बेटा नहीं था, इनका बेटा था। किनका? अर्णोराज जी का। सनोप लगाए तो सनोप में बिशनदेव के क्या लगेगा? अर्णोराज। अब अपरगांगे इनका बेटा, ये बेटा लिख रहा नहीं मैं। अजयराज जी के बेटे अर्णोराज जी। अर्णोराज जी के बेटे 2 होते हैं, वैसे तो होते 3-4 है, लेकिन यहाँ पे जो आ रहे हैं ऊपर के जगदेव जी होते हैं, एक बिशनदेव जी होते हैं, एक सोमेश्वर जी होते हैं। तो अब ये 2 तो हो गए। बिशनदेव जी के बेटा कौन? अपरगांगे। ये जो पृथ्वीराज सेकंड है, ये जगदेव जी के बेटे हैं। ठीक है, जो जगह डाकू है उनका बेटा कौन? पृथ्वीराज चौहान सेकंड। अब अर्णोराज जी का बेटा आता है सोमेश्वर जी। हाँ, जो पृथ्वीराज जी बोलता है ना तो कि बाप होता है, ये कहता है बाप का भी बाप होता है, जिसे हम राजस्थान में दादा कहते हैं, सोमेश्वर जी, है ना। और इनका बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, बेटा दादा कोई नहीं पूछेगा, इतना है कि सन ऑफ आपको ये याद रखना। पृथ्वीराज जी के पिताजी का नाम सोमेश्वर जी, सोमेश्वर जी के बेटा का नाम पृथ्वीराज चौहान। एक अर्णोराज, अजयराज, और एक चीज अर्णोराज की हत्या करने वाला जग्गा डाकू, बाकी छोड़ दो। बिशनदेव के पिता का नाम पूछेगा तो भी अर्णोराज,
सोमेश्वर जी के पूछेगा तो भी अर्णोराज, और जग्गा डाकू का भी पूछेगा तो अर्णोराज। अब इनको याद करते हैं। एक देखो, वैसे राजा कब बनते हैं ये 1105, 5 से लेके 30 तक चले। एक मोटा मोटी कर रहा हूं, 5 को 30 को दोनों को नहीं गिन रहे, एक को गिन रहे। कितने साल? 25। कितने साल हो गए? 25 वर्ष। 30 से लेके 55 चले तो भी 25 वर्ष। ये याद रख लेना, 5 और 13 का कंफ्यूजन है ना। यहां से चले तो कितने वर्ष? 3 5 2। मारवाड़ी में क्या होता है, ज्यादा 3 5 मत करे, 3 5 मत कर, नहीं तो 2 रेपटा मिलूला है नहीं। 3 5 2 रेपटा मिलूला। आगे चले तो कितना? 2 का डबल 4, 4 का डबल कितना होता है? 8, और 8 का डबल होता है 16, लेकिन मैं लिखता हूं 15 क्योंकि अपने को गिनती कम आती है। क्योंकि 3 साल इधर, ये 77 से लेके 80 तक चलेंगे 3 साल, और 80 से 10 चलेंगे 13, और 2 साल इधर 15, 16 होते हैं एज इट इज। वैसे अगर 77 को और 92 दोनों को गिने, लेकिन अपने को एक ही गिनना है ना। अब याद करने का तरीका, 25 साल कौन रहा? अजय राज जी। कहां पे? पूरा सांबर से। लेकिन यहाँ पे 2 कम कर देना, 2 क्या सॉरी 5 से लेकर 13 तक। तो यहाँ पे 13 से अगर गिनोगे तो 7 और 10 17 रहेंगे। 17 बाली उम्र रहेगी, वैसे याद कर लो 17 साल की बाली उम्र में थे है ना। कौन? अजय राज जी। 25 तक कौन रहेंगे? टोटल कार्यकाल पूछे अपन कि सांबर को मिला के तो 25 है, और वैसे 17। 25 पे कौन रह गए? अजय राज जी। 25 पे अर्णोराज जी। फिर ज्यादा 3 5 करी तो 2 रेपटा वेलुला है नहीं। कौन? जग्गा डाकू कितने रहता है? क्योंकि जग्गा डाकू ने पिता की हत्या की तो उसे बोलने का फर्ज बनता अपना कि ज्यादा 3 5 करी तो 2 रेपटे वेलुला। 3 5 2 ये कितना हो गया? जग्गा डाकू बीसल देव 2 साल रहता है, अपर 4 साल रहते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान सेकंड, 8 साल रहते हैं सोमेश्वर जी, और 15 साल रहते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये याद कर लेना आप, जैसे किसी का मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे कर लेना, सन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। क्योंकि 25 साल या 17 साल 13 में जोड़ेंगे तो 30 होगा, फिर 25 जोड़ेंगे तो 55 होगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो 58, ऐसे याद करना है ना। हो जाएगा याद? देखो देखो एक बार इसको ये साइड में लिख लिया ना कहीं। हो गए। अब अपन ने पृथ्वीराज चौहान जी की 2 बातें रह गई थी, वो लिख लेते हैं। ये लिख रहा हूं, नोट करते हैं ना। एक में करवा दो सारा ना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, क्या नाम था? नाट्य रंभा, नाट्य रंभा, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में या दिल्ली के आसपास, वर्तमान समय में दिल्ली के आसपास है लेकिन उस समय दिल्ली में आता था। दिल्ली में पिथौरागढ़ बनवाया था। शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, आप बड़ा के लिख लेना। दिल्ली में पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था। और एक बिशनपुर, बात का टोंक, वर्तमान समय में टोंक में आता है ना, के किनारे, बिशनपुर बांध के किनारे महादेव मंदिर बनवाए, ठीक है। ये लिख लेना। और भी बहुत सी बातें हैं जो अपन कर नहीं सकते कि छोटी मोटी टेस्ट सीरीज चलाएंगे ना अपन। जैसे चौहान राजवंश अपना कंप्लीट होगा तो एक अपन प्रोजेक्टर से यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और उसमें अपन एक बार इनको सोल्व कर लेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं रणथंभौर के चौहान। जो पृथ्वीराज जी चौहान है, कौन? तृतीय, इनके बेटे होते हैं गोविंदराज। गोविंद राय तो अपन ने पढ़ा था, जो मैंने कहा भी था कि गोविंद राय और गोविंद राज दोनों अलग अलग है। खांडे राव उनका नाम था ना। रण रणथंभौर के चौहान। अपन ने 2 चौहान कंप्लीट कर लिए, 2 राजवंश। एक तो सांबर के चौहान राजवंश कर लिया, एक अजमेर के चौहान कर लिए। आज अपन रणथंभौर के चौहान स्टार्ट करते हैं। 1 या 2 क्लास में इसको कंप्लीट, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। शॉर्ट में चलेंगे और इजीली चलेंगे, है ना। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर का अर्थ क्या होता है, कहाँ बसा हुआ, ये अपन जब कल्चर करेंगे, किले पढ़ेंगे ना तब करेंगे। अभी नॉर्मली चलते हैं। कौन रहता है अजमेर में? कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय।
1192 युद्ध होता है तराइन, समझ लो एक बार, फिर लिख लेंगे सर। तराइन का सेकेंड युद्ध, ठीक है। इधर कौन होता है? गोरी। हार होती है अपने पृथ्वीराज जी की और विजय होती है। तो इनके बाद अधिकार अजमेर पे किसका हो गया? गोरी का। तो गोरी का अधिकार हो गया। अब यहाँ पे इनका एक पृथ्वीराज जी का बेटा रहता है गोविंदराज, गोविंदराज चौहान, ठीक है। एक इनके भाई होते हैं हरिराम, ठीक है। हरिराज अजमेर में गोरी के क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। गोविंदराज चौहान रहते हैं और हरिराज चौहान रहते हैं। हरिराज चौहान तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है, इसके बाद यहां से चले जाते हैं मेवात। अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है। वैसे बहुत सी किताबों में दौसा दे रखा है, क्योंकि वर्तमान में अलवर और भरतपुर आते हैं, मेवात क्षेत्र में दौसा इनके पास ही है। तो कहते हैं जो अजयराज चौहान जी थे, सॉरी अजयराज के हरिराज जी चौहान, इनके पृथ्वीराज जी के भाई थे, वो कहा चले जाते हैं? मेवात, या लिख लो दौसा। यहां जाके क्या लेते हैं? शरण, युद्ध के बाद। और गोविंदराज जी रहते हैं, वो क्या कर लेते हैं? गोरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। वैसे गोरी की नहीं करते, गोरी का एक गुलाम होता है। कौन होता है? गुलाम। कौन होता है? कुत्ता बीमार, दिल्ली में कुत्ता बीमार वाला है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं वो क्या होते हैं? गोरी जी के गुलाम होते हैं। मोहम्मद गोरी का क्या होता है? गुलाम होता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पे अधिकार कर लिया तो अजमेर पे सत्ता किनकी चल रही है? ऐबक की। गोरी तो चला जाता है अपने ठिकाने। ऐबक को क्या करता है? अपना साम्राज्य संभला के जाता है, क्योंकि इनके भी बेटा नहीं होता है और होते हैं उन, तो उधर ही राजपाट बहुत था इनके, गजनी। तो भारत का कार्यभार किसे सौंप के गए, या दिल्ली का कार्यभार किसे सौंप के गए? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब भारत में राजा कौन बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। था तो गुलाम गोरी का, लेकिन भारत पे राजा कुतुबुद्दीन ऐबक। गोविंदराज जी को परेशान करने लग गए। गोविंदराज जी ने इनकी क्या कर ली? अधीनता स्वीकार। अधीनता स्वीकार कर ली। तो पीछे बैठा अपना हरिराज जी चौहान और इनके सामंत या सैनिक, सरदार, जो भी बोलना चाहते हो बोलो, सामंत। वो क्या हो गए? दोनों मिलकर गोविंदराज जी से नाराज हो गए। क्या हो गए? नाराज कि बाप दादा ने इतनी इज्जत कमाई, ये बेटा है कि धूल में मिला दिया है ना। इतने सालों से चौहानों का क्या तहलका मचाता थे या नाम चलता था, और ये गोविंदराज जी अधीनता स्वीकार करके क्या, क्योंकि हरिराज जी जो थे ना और इनके सामंत, इनका एक वो था कि प्लान बना रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक से वापस अजमेर लेना। अपने को क्या लेना? अजमेर लेना, क्योंकि गोरी तो चला गया। गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के पास सेना भी थी, और अपन सारे मिलके वापस कुतुबुद्दीन ऐबक को हराएंगे, अजमेर पे अपना पूर्ण राज स्थापित करेंगे, अपने जो पूर्वज है उनका राज को वापस आगे बढ़ाएंगे। लेकिन गोविंदराज जी, अब पृथ्वीराज के बेटे, तो इन्होंने ये बने राजा। तो अधीनता स्वीकार करने पे कौन कौन नाराज हो गया? हरिदेव चौहान और इनके सामंत नाराज हो गए, जो सरदार सामंत है। गोविंदराज जी अधिकार स्वीकार कर लिए। मेवात में कौन आ गया था अपने? हरिराज। हरिराज जी यहाँ आ गए थे मेवात से इन पे आक्रमण करते हैं। किन पे? गोविंदराज क्या करते हैं? आक्रमण। दे बछेड़ गोविंदराज जी को फोड़ते हैं, पकड़ गए। गोविंदराज जी उब्बी काकड़ रण, उब्बी काकड़ रणथंभौर भागते हैं। कहा? गोविंदराज जी उब्बी काकड़ रणथंभौर, क्योंकि जूते पटक रहा था काका। रिश्ते में काका लगेगा हरिराज जी, किनका? गोविंदराज जी का। तो यहाँ पे था एक कायम उल मुल्क। कायम उल मुल्क कौन था? जो गोरी का ही एक सैनिक था, सेनापति था। गोविंदराज जी गए कायम उल मुल्क के पास। गोविंदराज ऐबक के पास तो पहुंचे नहीं। कायम उल मुल्क को जाके कहा कि भाई हाथ जोड़ो, बचा ले काका से। तो गोंडी त्रिगम जूता खैर आ जाओगे। तो कायम और उल मुल्क गोविंदराज जी को यहाँ से वापस ले जाते हैं अजमेर। कहाँ पे? अजमेर। काका जी यहाँ से थोड़े साइड में हो जाते हैं कि कायम उल मुल्क भी आ रहा है
और गोविंदराज जी भी आ रहा, तो दोनों की सेना हो गई, क्योंकि इनके पास जब अधीनता स्वीकार करी तो ऐबक की सेना इनके साथ भी थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि हरिराज चौहान जी को हरा पाए। लेकिन अब 2 हो गई, तो हरिराज जी ने कहा कि थोड़ा रुको। काय मुल्क ने कहा कि कहा कोई नहीं है यहाँ, तो तू राज कर आराम से गया काका के। जैसे काय मुल्क वापिस रणथंभौर आया, उधर से काका यार दे बचीड़ वापिस गोविंदराज जी को दे दमादम वापिस फोड़ा। फिर गोविंदराज जी वापिस कहा काय मुल्क के पास, बाप जी मरवा दियो तने, क्यों नहीं, तो काय मुल्क के कहा कि वो तो आज तने कुटो काल बने को, क्योंकि गोविंदराज जी की हालत देख के इसकी भी 9 तो 11 होने लग गया ना, कि हालत ढीली हो गई कि यार अब क्या करे, मेरे को भी फोड़ेगा तेरी हालत देख के। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, एक संदेश भेजा व्हाट्सएप के थ्रू ऐबक को। किसको? ऐबक के पास, मतलब संदेश भेजा, व्हाट्सएप तो था नहीं उस समय, ये बीच में क्या बोलने की मनोरंजन होता रहे इसलिए। कायमुल मुल्क को संदेश भेजा, कायमुल मुल्क ने भेजा किसके पास? कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। ऐसी ऐसी बात है, वो तो आज गोविंदराज जी को कूटा, कल ना मेरे को भी कूट के जाएगा, आप कुछ करो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली से, कहा था ये? दिल्ली था, दिल्ली से सेना लेके आता बहुत बड़ी, क्योंकि बड़ी लाने का एक ही रीजन था। कुतुबुद्दीन ऐबक सेना बड़ी लाने का रीजन यही था, क्योंकि तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध में इनको हरिराज जी से भी मुकाबला हो रखा था और पृथ्वीराज जी से भी मुकाबला हो रखा था, तो इनको पता था कि चौहान क्या चीज होती है ना, कि पृथ्वीराज जी का भाई है वैसे देखे तो हरिराज जी के, है ना, तो ये डरा हुआ तो वैसे था, और सेना बहुत ज्यादा लेके आया था। कहाँ पे? अजमेर। यहां से चल के आता है अजमेर। अजमेर कहाँ गया? ये, क्योंकि अजमेर उस समय कौन था? हरिराज चौहान। अजमेर आता है, तब हरिराज चौहान ने देखा कि यार बहुत बड़ी सेना ले आया, इधर गोविंदराय हो गया, कायमुल मुल्क हो गया, ऐबक हो गया, तीनों तरफ से ठोकेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक समझदारी का काम किया कि गोविंदराज जी ने जितने भी सामंत थे उनको कहा कि आप सब अपने अपने ठिकाने पे या अपने अपने जो राज कर रहे हो वहां चले जाओ। यानी अलग अलग सामंतों को अलग अलग जगह भेज दिया कि आप जाओ, कि अगर आज मैं मर भी जाऊं तो अपने चौहानों को जीवित रखना है। तो ये सामंतों को अलग अलग जगह भेज दिया। इनको पता था कि अगर सामंत भी रहेंगे तो भी मरना है। हरिराज चौहान ने दुश्मन से मरने की अपेक्षा अग्निकुंड, परिवार के साथ अग्निकुंड में कूद के अपनी जान स्वयं ले लिया। अग्निकुंड में एक तरीके से जोहर की जैसे अग्निकुंड में कूद के स्वयं खत्म हो गए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ नहीं आए। और सामंतों को अलग अलग साम्राज्य में भेज दिया कि आप वहां चले जाओ, आप आपके ठिकाने जाओ, अलग अलग ठिकाने पे अलग अलग सामंतों को भेज दिया। पीछे गोविंदराज जी राज करने लग गए, फिर हरिराज जी चले गए। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को ये डर था कि भाई हरिराज जी ने जाते जाते सामंतों को अलग अलग जगह भेजा है, कल ना वो सामंत मिलके वापस अजमेर को जीत ले। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा गोविंदराज जी को, अजमेर मेरा और मेरे बाप का है ना, तो अजमेर पे राज करने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को दिल्ली के लिए संरक्षित कर लिया। कहां कर लिया? दिल्ली के लिए संरक्षित कर लिया। ठीक है, तो खुद गोविंदराय का थारी बली गुरु में बाप के भी नाम ने डुबोए और काकाओं भी गद्दारी गिरी, तुम अजमेर हटा रही हो। ऐबक ने कहा डट, घबरा मत। तो गोविंदराय जी को कहा तू जा रणथंभौर जा, कायमुल मुल्क को मैं ले जाता हूं, तू रणथंभौर जा, रणथंभौर राज कर। तो 1154 में रणथंभौर में गोविंदराय जी ने चौहान राजवंश की स्थापना की। वापिस जो इनके पिताजी का नाम था ना, उसी राजवंश की स्थापना करेंगे। कहां पे? यहाँ रणथंभौर में जाके, यानी अपन कह सकते हैं रणथंभौर के चौहानों का 20वें पिता, संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष कौन थे? तो ये अपने गोविंदराज जी चौहान थे, है ना। क्योंकि गोविंदराज जी नहीं चाहते थे कि अपने जो सैनिक है अजमेर के वो या अपनी जनता के साथ कोई गलत हो। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ क्या कर ली? अधीनता कर ली। चाचा और कायमुल मुल्क, ये कायमुल मुल्क वही है जो शायद एक चीज याद है कि कायमुल मुल्क मैंने वहां पे आयन उल मुल्क लिखा दिया होगा। जब पृथ्वीराज को ये गोरी सेकंड युद्ध में अधीनता स्वीकार करने के लिए पहला संदेश वाक भेजता, वहां यही था कायम उल मुल्क, है ना। तो कायम उल मुल्क कर लेना, अगर गलती से वहां आयन उल मुल्क हो गया, वैसे देखे तो कायम उल मुल्क ही होगा, आयन उल मुल्क की जगह कायम उल मुल्क कर लेना। ठीक है, ये हुआ। इसको अपन लिख लेते एक बार का, इनको लिख लेते गोविंदराज जी को। और एक चीज और नोट करके लिखना अपने को कि ये जो गोविंदराज जी थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद तुर्कों से युद्ध करने वाले राजा कौन थे? तो हरिराज चौहान। अंतिम कर दो या प्रथम कर दो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किया, उनके बाद पहले यही थे जिन्होंने युद्ध किया। एक बार इनको लिख लेते पर,
रणथंभौर के चौहान। तो संस्थापक मूल पुरुष आदि पुरुष पितामह भीष्म पितामह जो लिखो ठीक है। कौन था? गोविंद राज चौहान सन ऑफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है। और कब की थी स्थापना? लिख देते हैं ना स्थापना। रणथंभौर जगह की नहीं, रणथंभौर में चौहान राजवंश की स्थापना ना कब की थी? 1194 ईस्वी। ठीक है। गोविंद राज चौहान ने ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता क्या कर लेते? स्वीकार कर लेते। स्टार लगा के लिखना है। इससे इनके चाचा, इनका चाचा लगेगा कौन? हरिराज चौहान नाराज हुए और अजमेर पर आक्रमण किया। क्या किया? अजमेर पर आक्रमण किया। अब यहां से वो लिखने की जरूरत नहीं, कायबुल मुल्क के पास गया, या लिख दे। एक और स्टार पे लगा दो। गोविंद राज की सहायता। पहले तो कौन था? उल मुल्क ने की तथा बाद में ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ऐबक स्वयं सेना सहायता करता है। ठीक है। एक नोट लगा के लिखना आपको कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद तुर्कों से लड़ने वाला राजा कौन था? तो हरिराज चौहान, जो इनके भाई थे, है ना, हरिराज चौहान। अब नोट लगा के एक और लिखना है। युद्ध में हार को देखते हुए हरिराज चौहान ने अपने सामंतों को अपने ठिकाने, यानी जो जागीरी थी ना, वहां के ठिकाने पर बेच दिया तथा स्वयं अपने परिवार या कुटुंब के साथ अग्नि ज्वाला में कूद गए। क्या किए? अग्नि ज्वाला में कूद गए, लेकिन
दुश्मन के हाथ में आए। इसको नोट डाउन करो, एक बार वापस बता देता हूँ। रणथंभौर के चौहान का संस्थापक कौन होता है? गोविंदराज तृतीय, जो किनके बेटे होते हैं? सन ऑफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। स्थापना कब करते हैं? रणथंभौर में चौहान राजवंश की 1194। गोविंदराज जी ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इससे यानी जो अधीनता स्वीकार की थी उससे हरिराज जी चौहान क्या हो गए थे? नाराज। जिनके सामंत भी नाराज हो गए थे। गोविंदराज जी पे अटैक करते हैं। गोविंदराज जी कायमुल मुल्क के पास जाते हैं। कायमुल मुल्क भी डर के किसको बुलाता है? ऐबक को स्वयं बुलाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद एकमात्र राजा जो चौहान है ना, तुर्कों से लड़ा था इसमें, अजमेर वालों में। तो कौन से थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के भाई थे हरिराज चौहान। युद्ध में आपको देखते हुए अलग अलग सामंत जो अपने थे, सामंतों को कहा आप अपने अपने ठिकाने जाओ और मतलब इसको राज को संभालना अपने को है ना, चौहान राजवंश के नींव को रखना है। तो सामंतों को भेज दिया और खुद अपने कुटुंब या परिवार के साथ अग्निज्वाला में कूद गए थे। अब अपन देखते हैं इनके बाद जो गोविंदराज जी के बाद, एक नोट करके और लिख लो आप, वैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्थापना कि ऐबक ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गोविंदराज जी को कहाँ की जागीरी प्रदान की थी? रणथंभौर की। यहाँ लिख देंगे नोट। ऐबक ने गोविंदराज चौहान को, गोविंदराज चौहान को कहाँ की जागीर? रणथंभौर की जागीर प्रदान की। इसको नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? त्रैन का युद्ध देख लिया। एक चीज और नोट करके लिख लो, ये इसको हटा दो पहले है ना। संस्थापक जी को भी भेजे और कायम उल मुल्क को भी भेजते हैं। अब आते हैं अपने पास अलग राजा जो गोविंदराज जी के बाद में आएंगे। अब जो ऐबक था इसमें कोई औलाद नहीं थी। क्या नहीं थी? यानी राजगद्दी पे बैठने वाला उत्तराधिकारी नहीं था। तो इनके गुलाम वंश गुलामों को ही बैठाया जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होगा इल्तुतमिश को बैठाएंगे गद्दी पे। एक नोट करके लिख लो, 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध। ये बार बार क्या लाइट डिम हो रही है तो बैटरी को सही करना पड़ता है। 1194 में चंदावर का युद्ध किन किन के मध्य? तो गोरी वर्सेज जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल ने साथ दिया था इनका, गोरी जी का। कहाँ पे? त्रैन के द्वितीय युद्ध में। यहाँ पे वापस गोरी जी अपनी औकात दिखा के जयचंद को कहते टाटा बाय बाय गुड बाय, यानी इसको भी क्या कर देते? हरा देते। ये नोट कर लेना। वैसे अपन आगे चलेंगे ना जब इनको पढ़ लेंगे। युद्धों में चंदावर का युद्ध पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे, गढ़वाल को पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे, या इंडियन हिस्ट्री में पूरे को ही पढ़ेंगे ना जब आपको पूरा क्लियर करा देंगे, है ना। वैसे नोट करके लिख लेना 1194 में चंदावर का युद्ध। अब आते हैं अपने पास से गोविंदराज जी हो गए। गोविंदराज जी के बाद आते हैं वल्लण देव। कौन आते हैं? वल्लण देव। कहाँ के राजा बनते हैं? रणथंभौर। ठीक है। इधर दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली में अब यहाँ पे गोविंदराज जी बैठे रहे, चले गए। इनके बाद वल्लण देव आते हैं। तो क्या यहाँ पे वो ऐबक बैठा रहेगा क्या? ऐबक का गुलाम होता है कौन? इल्तुतमिश। वल्लण देव जी ने क्या किया? अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, क्योंकि ये अपने दादाजी या और पूर्वजों को इतिहास पढ़ा था। इन्होंने अपने इतिहास पढ़ा और कहा कि ऐसे ऐसे महान योद्धा थे, हम इल्तुतमिश के गुलाम बन के बैठे हैं। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? वल्लण देव को, यानी ये क्या करने लगे? अपनी सत्ता को स्वतंत्र करने लगे कि मैं अपने आसपास के साम्राज्य को वापस स्वतंत्र करने लगे। तो इल्तुतमिश ने वापस अटैक किया। कब? 1226 ईस्वी। 1226 ईस्वी में क्या किया? अटैक किया था वल्लण देव पे। और वल्लण देव जी क्या करते हैं कि उठो के बाद बाप जी के, तो अपन यहाँ से अभी जंगलों में चले जाते। कहाँ चले गए? जंगलों में। ठीक है। इनके बाद वल्लण देव जी के बाद इनका बेटा होता है, या इनके बाद उत्तराधिकारी प्रहलाद देव।
चौहान। प्रहलाद देव के चौहान के समय भी यहाँ पे कौन रहता है? इल्तुतमिश। रणथंभौर पे अधिकार होता है इल्तुतमिश का। प्रहलाद देव कहाँ थे? जंगलों में। वैसे जंगलों में थे तो ये इतने खतरनाक थे बच्चों के, प्रहलाद देव कहते हैं कि सुबह उठते ना, अपन यहाँ पे हाड़ का दुख है, मतलब अपन शरीर को अकड़ाते हैं और ये उठते ही कहते हैं कि सैनिकों को कहते थे कि मेरे से कुश्ती आएगा क्या कोई, तो सैनिक कहते बार ठोकेंगे, इतना मतलब ताकतवर था। जंगलों में तो तय था, उधर शेर की आवाज आई थी, किसकी? शेर की। तो इसने कहा मैं शेर से क्या करूंगा? कुश्ती। किसने? प्रहलाद देव ने शेर से क्या की थी? कुश्ती की थी। और कुश्ती करेगा तो शेर क्या है, वो तो है ही नहीं कि बाहर वो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। शेर के भी पंजे होते हैं, इनसे क्या प्रहलाद देव जख्मी हो गए थे, तो बाद में इनकी मृत्यु कैसे होती है? जख्मों से। जख्म जो शेर के जख्म होते हैं उनसे। इनके बाद राजा बनते अपने वीर नारायण। वीर नारायण। वीर नारायण जी कहाँ के राजा बनते हैं? वहां के। यहाँ पे भी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश है ये थोड़ा माइंड से खेला। शेर वाली बात पता चली होगी प्रहलाद देव की, इनके ऐसे ऐसे महान राजा हैं। तो वीर नारायण ने क्या किया? वही वल्लभ देव की जैसे अपने साम्राज्य को ये अधिकार कर लेते हैं वहां पे, है ना, सॉरी अधिकार, हाँ, रणथंभौर पे आ जाते हैं इनके समय। फिर ये क्या करते हैं? वापस अपने आसपास को जीतने लगते हैं। तो इल्तुतमिश कहते हैं कि यार वीर नारायण जी आप तो बहुत बहादुर हो, बोड़ो हो जीव को कहो बोड़ो हो, तो इनको कहते हैं कि आप तो बहुत बहादुर हो, आओ आपको हम रणथंभौर को जागीर बिल्कुल स्वतंत्र प्रदान करेंगे। आपकी बहादुरता को देख के हम प्रसन्न हुए। ये इल्तुतमिश था जगीरा। जो जगीरा होता है ना, मेरे मन को भया मैंने कुत्ता काट के खाया, वैसे इल्तुतमिश। वीर नारायण जी को बुलाते कहाँ? दिल्ली। अब ये जो जगीरा बैठा है यहाँ दिल्ली पे, इल्तुतमिश, वीर नारायण जी को क्या करता है? धोखे से मरवा देता है। धोखा दिया है ना, धोखे से मरवा देगा किनको? वीर नारायण जी। ये तो तीन राजा, गोविंदराज जी के बाद वल्लभ देव, प्रहलाद देव, बीच में छोटे मोटे राजा आते हैं, उनको नहीं कहते हैं, जिनका थोड़ा बहुत होता है। अब आते हैं वीर नारायण। वीर नारायण के बाद आता है बाघभट्ट। कौन आते हैं? बाघभट्ट चौहान। अब ये जो बाघभट्ट चौहान है, इल्तुतमिश इन तीन के समय रहेगा। यहाँ पे इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? इनको हटाते हैं अपन दिल्ली को। यहाँ पे इनको समझ जाना कि इल्तुतमिश ने बुलाया, अपन लिखेंगे जब बता देंगे। इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी बनती है रजिया सुल्तान। दिल्ली के सत्ता पर बैठने वाली एकमात्र लेडीज यानी महिला शासक कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश की बेटी। अब जब इल्तुतमिश खत्म हुए थे या इनके उत्तराधिकारी यानी दिल्ली की सत्ता पे बहस चल रही थी, जैसे रजिया सुल्तान है, इनके भाई है, सामंत है, तो सत्ता को लेके क्या हो रही थी? यहाँ बहस हो रही थी या यहाँ युद्ध हो रहे थे। इसका फायदा उठाया अपने बाघभट्ट जी ने। क्या उठाया? फायदा उठाया बाघभट्ट जी ने और डायरेक्ट आओ देखा ना था रणथंभौर पे अधिकार कर लिया। कहां कर लिया? रणथंभौर पे। क्योंकि वीर नारायण जी को तो उसने कहा था कि आपको रणथंभौर हम दे देंगे, लेकिन वीर नारायण जी को सल्ता देते हैं। वीर नारायण जी के बाद बाघभट्ट होते हैं, बाघभट्ट ने रणथंभौर पे अधिकार कर लिया। इधर बनी रजिया सुल्तान शासक। कब? 1236 से 1240 तक रहती है ना। अब रजिया सुल्तान भेजती है यहाँ पे रणथंभौर, किसके लिए? बाघभट्ट के युद्ध के लिए भेजती है कुतुबुद्दीन को। कुतुबुद्दीन कोचिंग में पढ़ा रहा था कहीं पे, कुतुबुद्दीन ऐबक बताया था बच्चों ने। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, कुतुबुद्दीन हसन गोरी। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन हसन गोरी। कुतुबुद्दीन भी है, हंसता भी है और गोरा भी है ना। अब वैसे जो बच्चों ने बताया वो आपको इधर बता देता हूं। एक होती है रजिया, इसका बाप होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद होता है ऐबक। यहाँ आता है कुतुबुद्दीन, है ना, ऐबक। और ये यहाँ पे आ रहा है, यानी उसने क्या किया? ये कौन सा? हसन। ऐबक हसन है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक हसन। तो एक दो पीढ़ियों के बाद तीसरी पीढ़ी में तो बच्चे ने टोका, अब तो तुम लोग थोड़ी गई ऐबक, कोई अमर थोड़ी ना है। तो ये ऐबक अलग है। जो कुतुबुद्दीन हसन गोरी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, हसन गोरी। ये आता है हसन हंसता हंसता वो आता है अटैक करने का बाघभट्ट पे। यहाँ आता है और बाघभट्ट ने इसको दे दमादम भूंडी तरीके से फोड़ा। कुतुबुद्दीन हसन गोरी भाग के जाता है रजिया के पास। आगे जाके देखता है
तो रजिया की फोटो पे क्या लगा हुआ था, माला, यानी रजिया जी का काम हुआ होगा। ठीक है, बागभट्ट के बाद आते हैं अपने जेतर सिंह। जेतर सिंह लिखो या जे सिंबा लिखो, या लिखता हूं मैं, इधर लिख देता हूं। बागभट्ट के बाद जेतर सिंह या जे सिम्हा, ये बॉलीवुड वाला, सॉरी साउथ वाला उपनेम है जे सिम्हा, है ना। जेतर सिंह या जे सिम्हा, इनका 32 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्या होता है, 32 वर्ष का कार्यकाल। कब का होता है, 32 वर्ष का कार्यकाल होता है 1250 से, क्योंकि 40 में हो जाती है, उसके बाद तो कुछ समय के लिए बागभट्ट रहते हैं। 1250 से लेके 32 जोड़ लो, 1282, ठीक है। 50 और 30 80, 80 और 2 82। इनके समय ना जो 32 साल का कार्यकाल था इनका, 32 वर्ष का, इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ। एक दिल्ली से रजिया के बाद एक बनेगा राजा, वो बनता है अपने पास नासरुद्दीन। ये रजिया के बाद मतलब इनका सैनिक नहीं कहता, राजा ही बनता है नासिरुद्दीन। नासरुद्दीन मोहम्मद, ये क्या करता है, अटैक करता है। किन पे, नासरुद्दीन मोहम्मद आता है जेतर सिंह पे अटैक करने। नासरुद्दीन मोहम्मद को दे दमादम फोड़ा। उबे काकट बांधता कौन, नासरुद्दीन मोहम्मद वापस। अब जो एक युद्ध हुआ था ये, और 32 साल तक इन्होंने राज किया था जेतर सिंह जी ने। 32 साल तक एक भी युद्ध हुआ नहीं हुआ, एक उसको छोड़ के नसरुद्दीन को। यानी 32 साल तक वहां की जनता, जो रणथंभौर की जनता थी, वो इतनी खुश थी इनके कार्यकाल को, क्योंकि जेतर सिंह के कार्यकाल को रणथंभौर के चौहान का शांतिकाल कहा। यानी इतनी शांति रही थी 32 सालों तक, कोई खून खराबी नहीं होती। एक युद्ध को छोड़कर वो भी स्टार्टिंग में युद्ध कर देता नासरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन 32 साल तक बाकी शांति रहती है, लोगों को कोई दुविधा नहीं होती है। नहीं तो 32 साल तक क्या कहता है राज। एक 32 साल के लिए इनका बेटा आएगा हमीरदेव, 32 कंपों की छतरी, जेतर सिंह की छतरी या न्याय की छतरी 32 इस कार्यकाल के लिए बनाएगा, है ना। ये हुआ। अब इनका बेटा होता है हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान, धुआंधार और खतरनाक। इतने राजा पढ़े उनमें सबसे ज्यादा एक बागभट्ट, ये प्रतापी शासक था, जिसने क्या किया, वापिस रणथंभौर पे अधिकार कर लिया। इसके बाद हमीरदेव चौहान आता है, धुआंधार और खतरनाक, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक दो कैसे हराएगा। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, है ना। हमीरदेव को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि हमीरदेव को थोड़ा डीपली करना पड़ेगा। बाकी इनको अपन लिख लेते हैं, क्योंकि ये छोटे मोटे राजा है। चले नोट डाउन कर लेते हैं। वल्लभ देव, पहला देव और वीर नारायण। राजा बनते हैं रणथंभौर के कौन, वल्लभ देव। कहा के, रणथंभौर के राजा वल्लभ देव ने क्या किया, दिल्ली इनके, ये दिल्ली के अंडर थे, तो दिल्ली का बहिष्कार किया, वह स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। यानी ये कहा कि मैं कोई दिल्ली के अधीन नहीं हूं, मैं अपना राज्य स्वयं चला सकता हूं। तो इधर बैठा है कौन था, इल्तुतमिश। कहां बैठा था, दिल्ली। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। यहां से वल्लभ देव जी जंगल में चले जाते हैं, ये लिखेगा किया, तथा जंगलों में चले
जाते हैं। इनके बाद आता है प्रहलाद देव चौहान, है ना। ये क्या थे, थोड़ा बहुत प्रतापी शासक थे। डायरेक्ट लिखते शेर से जख्मों से क्या हुए थे, प्रहलाद देव। इनके समय पे दिल्ली पर कौन रहता है, इनके समय या समकालीन, इनके समय दिल्ली में कौन रहता है, इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। इनकी मृत्यु कैसे होती है, शेर से कुश्ती के जख्मों से। इनके बाद शॉर्ट में लिख रहा हूँ इनको, है ना, बाकी और क्वेश्चन बनता होगा तो टेस्ट में डाल देंगे, क्योंकि मैंने समझा दिया पीछे, और इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। वल्लभ हो गया, प्रहलाद हो गया। इनके बाद कौन था, इनकी एक बात और रह गई शायद यार, प्रहलाद की। इनके समय में दिल्ली का राजा इल्तुतमिश था, शेर से लड़ते हुए कुश्ती। ये भी जंगलों में थे, कहाँ थे, जंगलों में। शेर से कुश्ती जख्मों में हो गए। इसके बाद राजा आते हैं वीर नारायण, नाम में नारायण है, यानी बोले दाड़े थे। प्रहलाद देव, वीर नारायण, बोले दाड़े थे। शॉर्ट में लिख रहे हैं इल्तुत, या पहले ये मत लिखो, पहले लिखते हैं इन्होंने रणथंभौर के आस पास या काफी क्षेत्र को विजित कर लिया। क्या कर लिया, विजित कर लिया। इसके बाद ये लिख लो कि वीर नारायण को इल्तुतमिश ने दिल्ली बुलाकर धोखे से मरवा दिया या हत्या करवा दी। ठीक है। इनके बाद आता है बागभट्ट चौहान। ये क्या थे, चौहानों में प्रथम क्या थे, रणथंभौर के चौहानों में, है ना। के में प्रथम प्रतापी शासक, प्रथम प्रतापी शासक थे। ठीक है। इनके बाद बागभट्ट, इनके समकालीन दिल्ली, इनके समकालीन दिल्ली में शासक रजिया सुल्तान थी। अब ये रजिया सुल्तान भेजेंगे कुतुबुद्दीन हसन गौरी को युद्ध करने के लिए, उसे ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कर लो। बागभट्ट रजिया सुल्तान थी, और क्योंकि बागभट्ट ने रणथंभौर पे अधिकार कर लिया था, ये भी लिख लो। यहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। कौन था अपने, बागभट्ट। बागभट्ट चौहान। ये वही लिख रहा हूँ, पहले लिखी हुई थी जो, है ना। रणथंभौर के प्रथम प्रतापी शासक। ठीक है, प्रथम प्रतापी शासक थे। दूसरी चीज, इनके समय या इनके समकालीन दिल्ली, है ना, दिल्ली में शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। दूसरी चीज,
इन्होंने रणथंभौर पर अधिकार या पूर्ण अधिकार, क्योंकि पहले इन्हीं का तो था रणथंभौर, इनके बाप दादाओं का जो गोविंद राज्य थे वहां पे क्या किया था, चौहान राजवंश की स्थापना की थी, पूर्ण अधिकार कर लिया। ठीक है, अब इन पे युद्ध करने के लिए किसे भेजेंगे, तो रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए रजिया सुल्तान ने किसे भेजेंगे, कुतुबुद्दीन हसन गोरी को भेजा, परंतु कौन था, हसन गोरी लिख देता है, हसन गोरी, कुतुबुद्दीन हसन गोरी की हार होती है, या ये अभियान क्या हुआ, विफल हुआ। ठीक है, यहाँ तक हुआ। और ये जब हसन गोरी वापस जाता है वहां पे दिल्ली, तो रजिया सुल्तान जी सलटे हुए मिलते हैं। अब हसन गोरी के बाद आते हैं अपने जेतर सिंह जी, क्या आते हैं, इनका भी लिख लेते हैं ना, जेतर सिंह या जय सिंह चौहान। ठीक है, इनका कार्यकाल लिखा था पीर ने 1250 से लेके 1282। ये कार्यकाल इसका इनका इसलिए लिख रहा हूँ, पिछले वालों को नहीं लिखा क्योंकि उनका नहीं पूछते, इनका कभी पूछ लेते हैं कि 32 वर्ष तक जिस शांतिकाल कहा था वो शांतिकाल का समय पीरियड या टाइम पीरियड क्या है, तो जेतर सिंह ये थे। और 1250 से कहां तक, 1282 थे। पहले वो लिख लेते हैं दिल्ली वाला, इनके समय दिल्ली का शासक कौन बना था, नासिरुद्दीन महमूद। इसने क्या किया, अटैक किया, पर नासिरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया, परंतु विफल रहा। कौन हारा, ये नसरुद्दीन महमूद हार गया था, किसे, जेतर सिंह से। इनके समय को रणथंभौर के चौहानों का शांति काल कहा जाता है। क्यों, 32 साल तक अधिकार किया, मतलब शासन किया था, कितने साल तक, 32 साल तक, 32 वर्ष तक शासन। एक युद्ध हुआ था ये भी हसन महमूद का छोटा मोटा, बाकी पूरा 32 साल तक इन्होंने शांति से गुजारा और वहां की जनता को कोई दुख दुविधा नहीं हुई थी, ना ही उनके कोई युद्ध हुए थे तो आराम से उनके खेत फसलें कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि युद्ध होते हैं तो घोड़े आदिवासी सब आते हैं तो खेतों से उबड़ कर आते हैं ना, कोई रास्ता नहीं होता कि इधर सीधे चलने इधर लेफ्ट चलना राइट चलना। जेतर सिंह हो गया, बागभट हो गया, वीर नारायण जी हो गए अपने, और 2 राजा और पड़े थे, और अपने गोविंद राज जी हो गए। ये रणथंभौर के चौहान अपन ने 90% कर लिया है ना। अब जो 10% यानी इनके बेटे जो हमीरदेव चौहान है, उनका 10% यानी एकमात्र राजा रहे वो हमीरदेव चौहान। लेकिन जितने भी चौहान शासक थे इसमें रणथंभौर वाले, उनका अपनी लैंग्वेज में तो बाप होगा, है ना। इतना खतरनाक और धुआंधार राजा होगा कि उनको पढ़ने के लिए अपने को आधे 1 घंटे की एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी। तो हम हमीरदेव चौहान को अलग कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ तक का कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।